आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जापान की बात करेंगे। जापान के शिगेरू इशिबा ने कुछ बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि आप एशिया का नेटो बनाइए। तो नेटो आपको पता ही है कि एक सैन्य संगठन है, अमेरिकन डोमिनेटेड, बहुत सारे देश इसमें हैं और वही है कि पूरा रशिया यूक्रेन युद्ध इसी नेटो की वजह से हुआ है। भारत को भी ऑफर मिला है, लेकिन भारत, भाई देखो, जाहिर सी बात है कि अमेरिका की प्रोटेक्शन उनको चाहिए जो कमज़ोर हैं। भारत बहुत ज़्यादा ताकतवर देश है, भारत की मिलिट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर, तो भारत प्रोटेक्शन दे सकता है देशों को, देता भी है। तो इसीलिए भारत ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया है। मेरे ख्याल में यही है ना कि जैसे अमेरिका और भारत कहते हैं मिल के काम करेंगे, हम दोनों मिल के सबको प्रोटेक्शन देंगे, आ जाओ। लेकिन इसके रेपरकशंस भी हैं भाई, इसकी अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं और बुरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो डेंजर तो है ही है, ग्रुपिंग्स हैं, वही है ना कि आप अकेले नहीं रह सकते, ग्रुप में तो रहना ही है। तो शिगेरू इशिबा जो कि प्रधानमंत्री हैं, अभी 1 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली थी। पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, इससे पहले फूमियो किशिडा थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी से आते हैं। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ही जापान में रही है ना। और ये कंजर्वेटिव है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रो फार्मर्स हैं, किसान से लेकर हर कोई। एक्चुअली जापान का इतिहास बहुत पुराना, मैं धीमे धीमे जो स्टेटमेंट से बताऊंगा। मैं वैसे जापान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, लेकिन धीमे धीमे बताऊंगा। जैसे जो स्टेटमेंट है तो मैं डिकोड करूंगा आपको। ओके, उससे पहले, अरे ये तो वो आ गए। चलिए, हमारी जो गांधी जयंती सेल है, आज उसका आखिरी दिन है। गांधी जयंती सबको मुबारक। और लाल बहादुर शास्त्री का भी कल जन्मदिन था। तो फिलहाल तो गांधीगिरी कूपन कोड यूज करेंगे तो सारे कोर्सेज पे आपको 70% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। ओके, तो यहां पे इशिबा ने यूरोप की तर्ज पे नेटो की बात कही है। उनका कहना है कि जैसे यूरोप में नेटो है, वैसे ही एक एशियन नेटो होना चाहिए। भारत की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा अम्ब्रेला सैन्य सिस्टम होना चाहिए ना, जिसमें एशियन कंट्रीज को हम सपोर्ट करें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको पता है जापान के पास कोई मिलिट्री नहीं है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आप वॉर को रिनाउंस करोगे, देयर विल बी नो वॉर, और आप कोई सैन्य शक्ति, सेना नहीं रखोगे, आप लैंड, एयर, सी कुछ नहीं। 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिर जाते हैं, जापान बर्बाद हो जाता है, जापान में कुछ नहीं बचता है। मैंने कई बार ग्रेव ऑफ फायर फ्लाइज, अगर हिम्मत हो तो देख लीजिएगा कि जब युद्ध होता है तो आखिरकार आम इंसानों पे क्या असर पड़ता है। और ग्रेव ऑफ फायर फ्लाइज में यही दिखाया है कि किस ग्रेटेस्ट ऑफ द वॉर मूवीज में उसको बोला जाता है, उसमें यही दिखाया है कि कैसे आम इंसान परेशान था जब अमेरिका बॉम्ब बरसा रहा था। लेकिन दोस्तों, जापान पूरा बर्बाद हो गया। अब अजीब बात है, अमेरिका ने जापान को बर्बाद किया और अमेरिका ने ही जापान को बाद में उठाया। जिसने बर्बाद किया उसी ने हाथ भी दिया और उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा संहार करेंगे। तो अमेरिका ने आर्टिकल 9, जापान का पूरा संविधान बना और भाई जापान से सब डर गए थे। तो सबसे पहले तो यही था कि भैया तुम आज के बाद मिलिट्री नहीं रखोगे, तो मिलिट्री नहीं रहेगी, तुम वॉर में नहीं जाओगे, बेलिजरेंट्स कंट्री नहीं, तो सब कुछ जो है आर्टिकल 9 में यह था कि जापान एक तरीके से रिनाउंस कर दे, ठीक है, वॉर को। बड़े बड़े सिस्टम्स को हटा दिया गया, एक संविधान बनाया गया। संविधान में आप हटाओ, मोनार्की और आर्की हटाओ, कोई राजा वाजा नहीं रहेगा, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होगा। तो एक डेमोक्रेसी लाई गई, है ना भाई। यहाँ पे योशिडा डॉक्टर शिगेरू योशिडा जो है वो प्रधानमंत्री जापान के बनते हैं 1948 से 54 तक। तो वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं। उसी दौरान कोरियन वॉर भी होती है, लेकिन 1945 से लेकर 50 तक चीजें बहुत गलत हो जाती है। और अमेरिका को भी पता है कि जापान, क्योंकि इधर चाइना जो है, चाइना में कम्युनिज्म आ जाता है, ठीक है, और कोरिया भी हाथ से जाने लगता है। तो उनको पता है कि जापान की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। 1.9 बिलियन डॉलर समय अमेरिका पैसा डालता है और बहुत सारे प्लान्स, योशिडा डॉक्ट्रिन जो उस समय प्रधानमंत्री होते हैं, वो अमेरिका के साथ मिलकर जापान की इकोनॉमी को ऊपर उठाते हैं। जायबात्सु सिस्टम जो है, जायबात्सु क्या था भाई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ चंद इंडस्ट्रियल पूरी जापान को कंट्रोल करते थे, उसको हटा दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स जो जापान लेके आया ना, वो काबिल, वो दुनिया सीखे उससे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। जैसे भारत में था वैसे ही जापान में था, बड़े बड़े लैंड रिफॉर्म्स। जो मतलब भारत में तो लैंड रिफॉर्म्स उतने अच्छे से नहीं आ पाए, उसका नतीजा हम अभी तक झेल रहे हैं। लेकिन जापान में क्या किया ना कि जापान में वो जो जमीनें बड़े बड़े जमींदारों के पास थी, वो टेनेंट्स को बेच दी, ठीक है, और वहां पे उन्होंने फिर प्रॉफिट कमाना शुरू किया, ठीक है। और किसान जो है इससे काफी अमीर हो गया और किसान को बहुत हेल्प भी मिलती थी सरकार से, डिसेंट्रलाइजेशन था। जो किसान चाहेंगे उनके हिसाब से चीजें होंगी, क्योंकि उनको ज्यादा पता है। उसी दौरान इंडस्ट्रीज का, एजुकेशन सिस्टम, अमेरिका ने पूरी मदद की।
ठीक है, जापानी, बहुत सारे जापानी अमेरिका में जाते थे, पढ़ते थे, वापस आते थे, जापान को डेवलप करते थे। ठीक है, तो एक प्रॉपर जायबात्सु सिस्टम जो है वो आया। 1972 तक आते आते मेरे दोस्त, जापान तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बन गया। उनका कायरात्सु सिस्टम, जैसे भारत में तो इंडस्ट्री एक दूसरे को काटने पे लगी है, जापान में सारी इंडस्ट्री साथ में आई और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। टीवी, कैमरा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज में जापान नंबर 1। जापान के लोग बहुत तगड़ा काम, लोग और सरकार का सपोर्ट, स्टेबल गवर्नमेंट थी। एलडीपी जो उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो आज भी है, वो सरकार एक जैसी चली है और किसानों को सपोर्ट, सरकार ने किसानों के लिए ही काम किया है। तो स्टेबल गवर्नमेंट ने भी जापान को बहुत ज्यादा ताकत दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान को युद्ध पे अब ज्यादा फोकस नहीं करना था। जापान की कोई मिलिट्री नहीं थी, तो मिलिट्री स्पेंडिंग उनकी बच गई। वो अमेरिका देख रहा था, अमेरिका अगर जापान पे हमला हो तो अमेरिका सबसे पहले कूदेगा, है ना। जापान पे हमला मतलब हम पे हमला, तो अमेरिका की फोर्सेज अच्छी खासी यहां पे तैनात रहती हैं। तो उस लिए भी जापान बहुत ज्यादा डेवलप किया। और लोग, सबसे बड़ा वही कि लोगों ने इतनी मेहनत की, यहां पे जी तोड़ दिन रात मेहनत की, ठीक है ना, जिसकी वजह से जापान जो है वो बहुत ही जबरदस्त और महान देश बन गया। लेकिन हाल ही में 2014 के बाद से शिंजो आबे ने ये बोला कि देखिए, जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि जापान जो है, अब देखिए यहां पे मुझे इंडिया के मैप ना सही वाले बहुत कम मिलते हैं, तो मैंने खुद से यहां पे पूरा का पूरा जो है वो शेड कर दिया है, ठीक है ना, और कर दो यार, सभी ले लो, है ना। तो कम मिलते हैं, लेकिन तो ये पूरा का एशिया का मैप है। अगर आप देखो ना, ये एशिया में, ये सारे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। तो अब ये बोला गया है कि इसका पूरा एक आर्मी संगठन, मतलब सब के सब एक आर्मी संगठन बनाए। अब इसमें तो चाइना भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है चाइना चलिए ना भी आए, ठीक है, क्योंकि चाइना को शायद नहीं, बट एशियन नेटो बनाने की बात की है यहां पे। क्योंकि देखिए 2014 के बाद से जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे बढ़ रहा है ना, ये डराने वाला है, जापान के लिए भी डराने वाला है। आइलैंड्स पे चाइना जो है वो क्लेम कर रहा है, ये साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, यहां पे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बोला है कि देखिए अब हम आर्टिकल 9 को हटाएंगे, इसको चेंज करेंगे। शिंजो आबे ने शुरुआत की थी और उस पर बातचीत होती रहती है। और हम सबको पता है कि बेटा, जिस दिन अगर जापान ने ये काम किया तो जापानी तो पहले भी पूरी दुनिया को हरा चुके हैं, बहुत मुश्किल होगा। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर आप देखो नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, नॉर्थ कोरिया में दोस्तों कभी मिसाइल, जानते हैं किम जोंग उन ऊपर से निकलती है तो जापान में अलर्ट सिस्टम बच जाता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जापान के ऊपर मिसाइल टेस्टिंग के लिए, चढ़ाने के लिए, जापान को नीचा दिखाने के, तुम जापान को नीचा दिखा रहे हो भाई। कोरिया को मतलब समझ लीजिए कि बंदी बना लिया था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि बहुत बुरी हालत, बचा नहीं था कोई यहां पे। मैं बता दू कि अगर जिस दिन जापान अपनी पे आया उस दिन बस खैर मनाइए आप। कहां ये क्या क्या बना लेंगे आपको खुद भी नहीं पता। तो वही बता रहे हैं कि इसीलिए एशियन नेटो बनाने की बात बोली है कि एक तो नॉर्थ कोरिया जो हमको बुली कर रहा है, चाइना जो है वो लगातार एशिया पैसिफिक को डरा रहा है, ठीक है ना। सेंकाकू द्वीप और बाकी बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पे चाइना जो है वो डायरेक्टली अपना कह रहा है कि हमारा है, तो ये डर है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अलग अलग कोरल आइलैंड्स हैं उस पे भी चाइना का जो है वो मिलिट्री बेस कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मिलिट्री बेस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आर्टिकल 9 को चेंज करने की बात कर रहा है जापान, ठीक है। और उसी के तहत कह रहा है कि आप एशियन नेटो बनाइए, है ना, सारे एशियन देश जो है वो साथ में आए। और जिस तरीके से यूरोप में नेटो चलता है, या चलिए सारे ना आ पाए, जितने लाइक माइंडेड दोस्त हैं वो आ जाए, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि एशिया बहुत बड़ा है दोस्त। चाइना अलग है, ईरान का अलग ही मैटर चल रहा है, गल्फ कंट्रीज का अलग मैटर है, तो एशिया बटा हुआ है ना। पाकिस्तान अलग है, इधर इंडिया का अलग मैटर चल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया का अलग मैटर चल रहा है। तो एशिया ही 5, 7, 6, 7 ग्रुप तो एशिया के ही हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये फिजिबल है। और इसीलिए भारत ने कहा कि देखिए, भारत ने बोला है कि देखिए हम कहीं से भी इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कोई ग्रुप बनता है तो सबसे ताकतवर इस समय इंडिया ही है, चाइना को तो लिया नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन साफ साफ अजय शंकर ने बोला है कि भैया देखिए, जापान जो है वो सैन्य गठबंधनों पर निर्भर है ना। जापान की खुद की आर्मी नहीं है, वो अमेरिका पर निर्भर है, उसकी रणनीति अलग है। भारत एक बहुत ताकतवर देश है, भारत की रणनीति बिल्कुल अलग है। तो आप ये मान के चलिए कि हम क्वाड का भी हिस्सा है, उसमें ऑलरेडी जापान आता है, तो इसीलिए जो है वो हाँ, तो इसीलिए जो है हम इस पे आपका साथ नहीं देंगे, और बहुत प्यार से भारत ने बोला है। लेकिन आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है ना। आसियान, बिम्स्टेक, बहुत सारे सार्क हो गए ऐसे, और ये सब फेल्ड है। एक आपको बता दूं कि एशिया की ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादातर फेल्ड हैं। यस, भारत देखिए यहां पे क्या है ना कि हर देश ने
अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। जैसे चाइना एससीओ, इंडिया ने बिम्स्टेक बनाया हुआ है, क्वाड तो है ही है भारत का, फिर से ठीक है, यहां पे ये होगा इस तरीके से, ये पूरा का पूरा मैप होगा, मिलते नहीं है मैप, है ना, ये बड़ी दिक्कत है। तो यहां पे जो है वो जो हम बात करते हैं एशिया की, तो उसमें बिम्स्टेक हो गया, सार्क, अगेन सार्क, भाई पाकिस्तान रोता रह गया, सार्क रिवाइव होगा नहीं होगा, नहीं होगा। आसियान, तो जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो ना, वो बहुत, क्योंकि अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं, एशिया एक नहीं, एशिया बहुत बटा हुआ है, राइट। लेकिन ये प्रस्ताव इंटरेस्टिंग है, बट ये प्रस्ताव ही रहेगा। अमेरिका ने भी इसका कोई बहुत सपोर्ट नहीं किया है, कोई भी इस तरीके का, अगर मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका के एशिया में प्रेजेंस है, ये साउथ ईस्ट एशिया में लगभग हर देश, चाहे जो फिलीपींस तो डिफेंस ट्रीटी साइन की हुई है अमेरिका से, कोरिया हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, सब जगह अमेरिका का प्रेजेंस और अमेरिका के बेसेस भी यहां पे पड़े हुए हैं। तो इसलिए अमेरिका का भी हामी बहुत ज्यादा, क्योंकि अमेरिका चाहेगा तो बन जाएगा, लेकिन अमेरिका ने भी साफ बोल दिया कि भाई देखिए ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन फिलहाल तो अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।